धंधा कर रही हैं संगठन बना करके महिला के नाम तो पर, गलत नहीं बोलते हैं, तो गलत नहीं बोलते हैं। जब धंधा होती है तभी निंदा होती है। यदि अगर धंधा नहीं हो तो किसी की हिम्मत नहीं कि कोई निंदा कर दे। तो सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो संगठन में पैसे के लालच से ज्वाइन करते हैं और संगठन को बदनाम करते हैं। तो इसके वजह से संगठन खराब नहीं होता है, क्योंकि जो संगठन बनाता है उसको पता है कि मेरी संगठन की गरिमा क्या है। उनका काफ़ी समय बर्बाद होता है। क्या आप भी ऐसा करते हैं? देखिए, पैसा वसूलने का काम करते हैं? पैसा वसूलने का काम मेरा जो है, आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ? जब मैं खुलेआम निंदा करती हूँ तो मेरे दुश्मन भी बहुत सारे बनेंगे, यानी कि मुझे ला सकते हैं रास्ते पे। मैं खुलेआम बोलती हूँ कि अगर कोई एक सबूत मेरे पास ला दे कि मैंने किसी से 2 पैसा छल से लिया है तो फिर आप हमको उस दिन आके बाइट ले लेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पिछले मंथ मैं बता रही हूँ कि हमारे के पास किराया देने के लिए भी पैसा नहीं था, क्योंकि मैं नई हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं कैसे संगठन को चलाऊँ, कैसे मैं अरेंज करूँ, कैसे पीड़िताओं से पैसा लूँ, कैसे उन्हें मदद करूँ। क्योंकि मेरे पास बहुत दुखी महिला आती है जिसके पास रोड पर वो रहती है, उसको पैसा देने के भी मतलब औकात नहीं होती है। अब ऐसी महिला से अगर मैं मांगूँ कि 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन फी दे दो, वो कहाँ से देगी? उसमें मुझे 200 लेना पड़ता है। चलो 200 ही दे दो, शुल्क देना चाहिए, क्योंकि कभी भी फ्री में किसी से मदद मत लो। तुम ठीक है, तुम्हारे पास, मैं उन महिलाओं को भी बोलती हूँ कि कभी भी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में इस उम्मीद के साथ मत आना कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारा केस सॉल्व कर दूंगी। कभी नहीं करूँगी। इसलिए क्योंकि आज से प्राचीन इतिहास में एक गाथा है कि राजा हरिश्चंद्र से बड़ा कोई सत्यवादी नहीं और राजा हरिश्चंद्र से बड़ा कोई त्यागी नहीं। लेकिन उन्होंने भी जब उनके पुत्र का, जब वो डोम का कर्म में आ गए थे, जब वो विश्वामित्र को अपना पूरा धन दे दिए थे दान में, तो वो जब डोम के क्रम में आ गए थे और उन्हीं का बेटा का मृत्यु हुआ था, तो उस समय भी उन्होंने अपनी बीवी से शुल्क मांग लिया था कि देवी आप मुझे शुल्क दें। तो वो अपना मंगलसूत्र निकाल के दे दी थी, क्योंकि डोम को भी काम होता है ना, वो जलाएंगे तो कैसे जलाएंगे। लेकिन तो आपका भी एजेंडा तो वही है, पैसा वसूलने वाला। अब तो देखिए, एक बात मैं कहती हूँ भाई कि मैं कैसे पैसा वसूली। आपने मुझे 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन फी दिया, ठीक है, ये ऑफिस का 5000 रुपया मैं किराया देती हूँ। मैं खुलेआम बोल रही हूँ और जिस दिन आके आप चेक कर सकते हैं। हमारे पास एक स्टाफ है, क्योंकि मैं प्रतिदिन केस काउंसलिंग की वजह से मैं बाहर रहती हूँ, अचानक कहीं से भी कोई पीड़िता पहुँच सकती हैं, तो मुझे एक स्टाफ रखना पड़ा, जिनको मैं प्रति मंथ, सामने हमारे वो बैठी हुई हैं, मैं प्रति मंथ उनको 8000 रुपया देती हूँ। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ये पैसा कहाँ से आएंगे? अभी मैं 3 मंथ अपने घर के पैसे से संगठन चला रही हूँ। अगर मैं ज़्यादा दिन चलाई तो क्या मेरा घर सुरक्षित होगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ भाई। आपने जो बोला कि मैं पैसा तहसील रही हूँ, कैसे मैं तहसील रही हूँ? मैं पिछले मंथ भी, हमारे सामने हमारी मेंबर हैं, मैं 40,000 रुपया आके संगठन को लगा दी, मैंने अपने घर का पैसा। अब मैं पूछती हूँ कि अभी मैं वीडियो के माध्यम से बोल रही हूँ, हमारी सासू माँ भी देख सकती हैं, हमारे बच्चे भी देख सकते हैं, लड़ाई हो सकता है, हमारे बच्चे हमको घर से भी निकाल सकते हैं कि माँ तुम संगठन में इस तरह घर की बर्बादी नहीं कर सकती हो। जब आपके बच्चे घर से निकाल सकते हैं तो आप कैसे पीड़ित परिवार को जो है नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ कि निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे वो बात की बात है, लेकिन ऐसी घटना घटित भी हो सकती है। लेकिन मैं आपके सामने खुलेआम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने मुझ पर एक प्रश्न किया, तो मैं बोल रही हूँ कि कैसे मैं पैसा कर रही हूँ। लेकिन क्या मैं हाउस वाइफ हूँ, प्रति मंथ मेरे लिए सक्षम है कि मैं 40,000 रुपया संगठन में आके लगा दूं? मैं आपसे अब प्रश्न कर रही हूँ मैं सक्षम? बोल रही हूँ भाई, कैसे होंगे? मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरा कोई भी इनकम सोर्स का जरिया नहीं है। लोगों से जो है आप काउंसलिंग करेंगे, लोगों से मदद मांगेंगे, ऐसा भी हो सकता है? तो देखिए भाई, 10 रुपया 20 रुपया करके, लेकिन देखिए भाई, परिवार से ही 1100 रुपया 2100 रुपया 2200 रुपया लीजिएगा, कैसे भाई मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो पीड़ित देने लायक होगा वही न देगा। अभी मैं थोड़ा देर पहले क्या बोली कि ऐसी भी पीड़िता आती हैं जिनके पास 200 रुपया हो, लेकिन मैं निःशुल्क, मतलब होता है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं किसी का केस नहीं देखूंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसकी जो महिला 200 रुपया कमाने की कैपेसिटी, हाँ विकलांग को मैं करूंगी, विकलांग को तो मैं दे दूंगी, मैं दान कर दूंगी, मैं उसी के लिए मैं महिला आश्रम खोलने जा रही हूँ। लेकिन जो महिला रोते कांते आती है, मैं उन महिलाओं से पूछती हूँ कि तुम रो क्यों रही हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रही हूँ कि आज जितनी भी उत्पीड़न महिलाओं का हो रहा है तो उनके कर्मों का ही उनको सजा मिलती है। क्या मैके में माँ नहीं डांटती है? वो उनके अगर सास बोलेंगे तो पति से शिकायत करेंगे। सबसे पहले तो पति को अपने माँ बाप से दूर कर देती हैं, और जब उनके पति उनको प्रताड़ित करते हैं तो वो हमारे पास आती हैं।
उन महिलाओं को शर्म आनी चाहिए। और मैं ऐसी महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी मैं केस नहीं देखूंगी। हाँ, जिस पर अत्याचार हो रहा है, प्रताड़ना हो रहा है, वो सही है, शरीफ है, विकलांग है, गूंग है ना, लाचार है, उस बेचारी को अगर कोई तंग कर रहा है तो मैं उसके लिए मदद करूंगी। जो अपनी सास से लड़के आ रही है, जो अपने पति से लड़के आ रही है, मैं उस दुष्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट मदद क्यों करूंगी? वही पैसा मैं किसी गरीब भूखे को मैं खिला दूंगी तो वो मेरा सार्थक हो जाएगा। जब तुम अपनी सास को एक अरेंज नहीं कर सकी, सास दुनिया की कितनों भी बदमाश होती है, वो सास होती है। वो भी चाहती है कि हमारी बहू हमारी संस्कृति को चलाए, हमारे घर में जैसे वो रचती है। एक सास कैसे कोई सास बनती है? वो भी पहले बहू हुआ करती है, वो भी अपनी सास की प्रताड़ना को सहती है, तब वो सास बनती है। उसकी भी सास उसको सिखाती है, ऐसे उठो, ऐसे खाना बनाओ, ऐसे चलो, ऐसे बोलो, इस तरह से रहो, वैसे रहो। जब वो अपने सास के पूरी प्रक्रिया को जब वो अपनाती है, तब फिर आने वाले भविष्य में वो भी सास बनती है। और जो औरत अपने सास को छोड़कर और हमारे जैसे संगठनों में दौड़ती है, प्रशासन के पास दौड़ती है, तो तुम क्यों दौड़ रही हो नालायक? क्योंकि तुम एक सास को अरेंज नहीं कर सकी। तुम क्या चाहती हो कि तुम बेड पर 8 बजे तक सो के उठो और तुम्हारी सास खाना बना के दे? तुम सास को हुकूमत से बात करो, सास तुम्हारे सामने जी हजूरी करे? तुम सास को गाली दो, सास तुमको पलट के जवाब न दे? तुम ऐसी इच्छा रखती हो? तो जो भी महिला संगठन में इस तरह की महिलाएं आती है, वो खुद ही दिमागी रूप से भटकी हुई होती हैं। और ऐसी महिलाओं को मैं मदद करती भी हूँ तो मजबूरी में अपने देश, अपने संविधान के सुरक्षा को देखते हुए करती हूँ कि अगर ये रोड पे रही तो और रोड पे गंदगी फैलेगी, इसलिए मैं उन्हें जगह पे पहुंचा देती हूँ। लेकिन मामला जो है, कितने केस जो आप काउंसलिंग कर चुके हैं? ऐसे मामला के करीब मैं 3 मंथ के, अब मैं दूसरे संगठन में तो बहुत की हूँ, लेकिन 3 मंथ के मैं अपने नारायणी शक्ति फाउंडेशन के बारे में बता रही हूँ कि ऐसा केस का मामला मेरे पास 15 आया है। और ऐसे केसों में मैं महिलाओं को ही काफ़ी डांटती हूँ जो मेरे पास कंप्लेन लेके आती हैं। मैं पहले उन्हीं को सुधारती हूँ कि पहले तुम शर्म कर, तुम आई हो क्यों? तुम्हारा पति अगर तुमको गुस्सा में 2 शब्द बोल दिया, तुम थाना कैसे चली गई थी? ऐसे भी केस आते हैं, मैंने थाना में कंप्लेन किया, ये किया, वो किया। अरे तुम क्यों गई? तुम वही अगर थोड़ा सा सर झुका के अपने पति के शरण में चली जाती और बोलती कि गलती मुझसे हो गया, तो शायद तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आज हमारे देश के संविधान की जितनी भी औरतें हैं जो इस तरह के गंदगियां फैला रही हैं, कानून के पास जाती हैं, हमारे जैसे संगठन के पास आती हैं, मैं उन महिलाओं से पूछती हूँ कि जब तुम ऐसा कंप्लेन, मैं सभी महिला को नहीं बोल रही हूँ भाई, ऐसे महिलाओं की निंदा कर रही हूँ जो मेरे पास कंप्लेन ये लेके आती है कि मेरा पति मुझे गाली दे दिया, मेरी सास मुझे गाली दे दी, मेरी सास मुझे एक झापड़ मार दी। अरे तुम एक झापड़ तेरी माँ नहीं मारी होगी? अगर सासू माँ गुस्सा बस मार दी तो तुम इसके लिए तुम थाना चली जाओगी? हाँ, हमको ले जा सकती हो, हम समाज से भी हैं, हमको तुम अगर ले जाओगी तो थोड़ा सासू माँ को समझा देंगे कि माँ क्यों मारते पीटते हो, ये भी 2 बच्चे की माँ हो गई है, चाहे ये भी जवान हो गई है ना, थोड़ा माँ प्यार से समझा दो, मैं करूँगी। लेकिन तुम थाना चली जाती हो तो एक तुम परिवार का तो सम्मान बिगाड़ देती हो। और किस लिए? पति 2 झापड़ मार दिया, तुमको 14 साल बैठा के खिलाया, वो तुमको चिंता नहीं है? अभी आप बहुत सारे केस मैं भी सॉल्व की हूँ, गया का मेरा वीडियो चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि 16 साल की लड़की, उसकी बेटी है, एक 13 साल की बेटी है, और ऐसी माँ 25 साल के लड़के के साथ इश्कबाजी करके भाग गई है। ऐसी औरतों को क्या सम्मान मैं करूं? ऐसी औरतों की मैं निंदा न करूं तो मैं क्या करूं? तो ऐसे भी हमारे देश में गंदगी फैल रही है कि आज मोबाइल के माध्यम से औरतें फेसबुक से प्यार करके 40 साल की औरतें, 42 साल की औरतें, 3-3 बच्चे की माँ, ये सारी औरतें भटक रही हैं। मैं ऐसी औरतों की निंदा करती हूँ। क्या लास्ट सवाल है, आपका फाउंडेशन का मेन मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या करेगी आने वाला समय में? देखिए, नारायणी शक्ति फाउंडेशन के खोलने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि मुझे महिला आश्रम का निर्माण करना है। क्योंकि मैं जब भी रोड पर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बच्चे को गोद में लेके, अक्सर आप भी भाई देखते होंगे स्टेशन पे औरतें अपनी मतलब बाजू में औरतों को दाब कर और वो भीख मांगती हैं। हम लोग को मन होता है तो 20-30 जिसको जो इच्छा वो देते हैं, लेकिन क्या उससे उसके जीवन परिवर्तन हो सकता है? कभी सरकार को भी इस पर नज़र नहीं है। तो इसलिए नारायणी शक्ति फाउंडेशन, पहले तो मैं 5 बीघा का प्लॉट लेने जा रही थी, लेकिन हमारे पास से वो हमसे डाउन पेमेंट मांगे कि आप 1 करोड़ रुपया दीजिए मैम, क्योंकि 25% आपको देना होगा, और मेरा सामर्थ्य नहीं हुआ कि मैं 1 करोड़ रुपया तुरंत अरेंज कर सकूं। तो जिसके वजह से मैं 5 बीघा न लेके अभी मैं 1.5 बीघा ज़मीन लेने जा रही हूँ नारायणी शक्ति फाउंडेशन के नाम से। और उसमें मेरा ये करना है कि मैं महिला आश्रम खोलूँगी, और महिला आश्रम के माध्यम से मैं वृद्धा आश्रम, बाल आश्रम, चिकित्सालय, विद्यालय, मैरिज हॉल, सत्संग भवन, पच मंदिर